जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी। और हमने जो उस दौरे का पर्पज़ रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा, फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं। और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध सफारी है। अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया उसका। पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है। तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे, ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं है कोई। सब नेचुरल सफारी, ये क्यूरेटेड सफारी तो सब विश्व की सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, लेकिन वो सारी कंसल्टेशन चल रही है। जब ये बनकर के सारा प्रारूप इसका तैयार होगा तो हमारे सामने वो आएगी। तो इस सफारी के संबंध में कुछ विषय जो जानकारी के लिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें हमने अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके। और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो हैं इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहाँ इस प्रकार का एक उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियाँ कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं, लेकिन मछलियाँ या मगरमच्छ इस प्रकार के, वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहाँ रहेगा, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी। नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीज़ें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी वहाँ प्रदर्शनियाँ उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहाँ प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट एक इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का एक प्रारूप ये निकल करके आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नज़दीक है,
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहाँ के इलाके के आसपास के गाँवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं, गैरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बारगुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। अरावली फाउंडेशन की एक स्थापना की जाएगी। उस फाउंडेशन के माध्यम से पूरी परियोजना केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य भी कोई इसमें स्टेक होल्डर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे उसका भी हम अभी खुला रखा हुआ हमने इस सारे विषय को लेकर के, और ये बनाया जाएगा इसका अध्ययन करने के लिए। और इसका जो प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उसको भी हमने जिम्मे लगाया है, उनसे भी इसका अध्ययन कराया जाएगा, उससे सहायता ली जाएगी। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38, सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्थाएं वो सब करेंगे। ऐसा अभी तक योजना बनाई जा रही है कि पक्षियों की 180 प्रजातियां जो सामान्यतः अभी भी जब आसपास की जो लेक्स हैं, विदेश की बहुत सी प्रजातियां वहां आती हैं मौसम के हिसाब से, साइबेरिया तक, रशिया तक सारी प्रजातियां, अफ्रीका से भी कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो क्या उसको बोलते हैं, प्रवासी पक्षी, माइग्रेशन। तो उनकी जो माइग्रेशन होती है, मैमल्स और जो स्तनधारी वन्य जीव होते हैं उनकी भी 15 प्रजातियां ये इसके अंदर होंगी। रेप्टाइल्स और जमीन पर रेंगने वाले, पानी में रहने वाले पशु ऐसी 29 प्रजातियां ये चिन्हित की गई हैं जिसके अंदर होंगी। तितलियों की 57 प्रजातियां ये इसमें होंगी। तो ये एक प्रारंभिक जो इसकी स्टडी है ये सब हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यानी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो कंपनसेटरी इसका जो अमाउंट वो मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का उसको डिफॉरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हरियाणा को कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में हम कुछ फॉरेस्ट एरिया बना दें और वो डिफॉरेस्ट एरिया हो जाए तो उसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो हरियाणा को दे सकते हैं। उसी के कारण से ये इतना बड़ा सफारी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका तैयार होगा ताकि इसको फॉरेस्ट एरिया में वो कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसमें इस सफारी बनाने के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। मित्रों, इसी प्रकार जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहाँ लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में, सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाएं। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। तो 4 रोड शो, ये चौथा रोड शो इसमें था। और इस दिन जो हमारी यात्रा में इस विषय को लेकर के, ग्लोबल सिटी को लेकर के जो वहाँ पर कंपनियाँ आई, 13 कंपनियाँ, उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर आई हैं। अब उनके बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं बता सकता हूँ कि
दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, डीपी वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीड, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डलंड्स प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहाँ हैं। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ है, तो उस MR के जैसे हमारे गुड़गांव में हम DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है। MR ग्रुप गुड़गांव में भी काम कर रहा है, देश के दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ आए थे, सब ने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक, उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे, और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, FMCG का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहाँ की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA, इन्होंने भी, और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हमारा नांगल चौधरी है, और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट, इसका भी उत्साह दिखाया कि वहाँ हिसार में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे ही आलडार ग्रुप जो है, आलडार ग्रुप ये भी बड़ा ग्रुप है अबू धाबी में, इन्होंने भी ग्लोबल सिटी में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। वहाँ के जो सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जो DP वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है, और उसमें भी उन्होंने ये जो नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब जो है, लॉजिस्टिक हब, इसमें रुचि दिखाई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इक्विटी भी कर सकते हैं। वो इक्विटी शायद मेजॉरिटी इक्विटी मांगते हैं, हाँ, मेजॉरिटी इक्विटी वो ले करके और अपनी प्लानिंग से उसको चला सकते हैं। अपने विचार करना है कि उनको मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो उसको हम दे सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट उनका अपने लेवल पर हो जाएगा। एक हमने वहाँ जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने मैंने विषय रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइज़र है वहाँ, उनको भी लेकर के गए थे, ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएँ। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक एक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के, दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन्स की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है, सब लोगों ने कहा कि सेकंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ अभी पहुँचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए, कि अभी हमें
हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा और उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी ट्रेनिंग करा कर उनको वहाँ भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये जो हमारा ट्रिप है, वास्तव में ये एक मिशन विशेष को लेकर के हम गए थे, और दोनों दिन, पहले का लगभग 1.5 दिन और ये 2 दिन, 3-3.5 दिन में हमने कोई 800 किलोमीटर की जर्नी की। यानी इस दूसरे ट्रिप में 45 घंटे में 500 किलोमीटर की जर्नी अबू धाबी और ये हमारा दुबई, और पहले वाले में शारजाह और दुबई, ताकि हम ज़्यादा उपयोग अपने इस विजिट का कर सकें। पहले ट्रिप में हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसका आयोजक था, क्योंकि शहर सफारी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से होनी है। दूसरे डिपार्टमेंट में HSIDC, इस डिपार्टमेंट ने इसका अरेंज किया था, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो ग्लोबल सिटी है, इसका सारे का जो निर्माण है वो HSIDC के माध्यम से होना है। तो इस के नाते से टारगेट हमने ये रखा है कि जो पहले फेज की 1000 एकड़ में से जो लगभग 250 एकड़ का पहले फेज की ऑक्शन ग्लोबल सिटी की हम नवंबर एंड तक कर देंगे, ताकि इस काम को हम एक मूर्त रूप दे सकें और ये आगे बढ़ सके। मुख्य विषय आज के इस चर्चा का यही था। हाँ, लेकिन एक विषय जो इस समय करंट का है वो हमारी प्रोक्योरमेंट है, उसकी जानकारी भी मैं समझता हूँ आपको मिलनी चाहिए, ताकि वर्तमान में सब मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। 4 अक्टूबर तक, 5 की तो कल छुट्टी रही होगी, लेकिन 4 अक्टूबर तक 8,17,000 मीट्रिक टन धान की ये खरीद हो चुकी है, और लगभग 10,000 मीट्रिक टन बाजरा, ये भी, अच्छा कल मंडियाँ खुली थी, अच्छा लेटेस्ट फिगर अब अलग आई है, 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है, और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा, थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है, ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। कोई अगर उसकी कोई अपील होगी तो ऊपर वो अपील भी कर सकेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से इस सारे काम को हम कर सकें, इस प्रकार का एक विषय और जो हमने पहली बार ये शुरू किया है। तो मित्रों, ये आज का सारा कार्यक्रम आपके सामने मैंने रखा है। सर, कुछ इन्वेस्टर्स ने ये डिमांड भी करी है कि हमें कुछ और सुविधाएं दी जाएं ग्लोबल सिटी में। ऐसी डिमांड्स की बहुत बड़ी आवश्यकता उन्होंने महसूस भी नहीं कराई, कोई डिमांड भी नहीं की। हाँ, उसमें इतना जरूर था कि सारे जो सरकार के माध्यम से होने वाले काम हैं, जो अलग अलग जगह जा करके उनको क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, पानी के लिए अलग, बिजली के अलग, फिर वहाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस के अलग, या कई तरह की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ, तो उसके लिए हमने कहा कि ग्लोबल सिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा HSIDC का, हर चीज़ HSIDC करा के देगी। जहाँ तक एनवायरमेंट क्लियरेंस का विषय है, एनवायरमेंट क्लियरेंस टोटल एरिया का हो चुका है, इसलिए अब कोई वो कठिनाई उनको नहीं आएगी। इसीलिए और 3 साल के अंदर अंदर उनको अपने निर्माण की जो प्रगति है वो दिखानी होगी, और 3 फेज में इसी प्रकार से इसीलिए हम कर रहे हैं कि कुछ लोगों की तैयारी तुरंत थी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमको अध्ययन करने के लिए समय और थोड़ा चाहिए, तो इसीलिए फर्स्ट फेज केवल 250 एकड़ का करेंगे,
फिर जिनको तैयारी करनी है वो 4-6 महीने में अपनी तैयारी करेंगे। हर किसी को नए प्रोजेक्ट के लिए वहाँ अपना अध्ययन करना पड़ता है, तो उनको सेकंड फेज में अवसर मिलेगा। सर, स्किल डेवलपमेंट में जो यूथ मांगे हैं उसमें कौन कौन सी फील्ड के पर्टिकुलरली फोकस करेंगे हम? ये हम तो फोकस करेंगे उनकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि उनकी डिमांड और वो किस प्रकार की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे, और जितने तुरंत उपलब्ध होंगे तुरंत भेजे जाएंगे। बाकी सबके लिए समय का भी एक हमने उनको कहा कि भी कम से कम जितना समय उनकी ट्रेनिंग के लिए चाहिए उतना समय वो पहले बताएं। उनके रेगुलर चलने वाले काम हैं। बहुत सी कंपनियां थी जो यानी इंटरनेशनल लेवल की थी, सभी देशों में सप्लाई करते थे। एक कंपनी तो बताया कि उनका लगभग 70,000 लोगों का साल का टारगेट है, तो 70,000 लोग देश भर से वो लेकर के जाते हैं अलग अलग देशों में। कुछ वही दुबई में काम करते थे, किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000, तो 5 से 10,000 के बीच की कंपनियां थी। अब वो कंपनियां हमको कितना ऑर्डर देती हैं, उनके पहले से भी अपने बहुत से ऐसे करार हुए हैं, तो उसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के बाद कंपेयर वो करते ही हैं, कंपैरिजन में हमारी सर्विस अच्छी लगेगी तो निश्चित रूप से हमको ज़्यादा देंगे। उनको आने वाली कठिनाइयाँ जो प्राइवेट एजेंसीज से हैं उन्होंने बताई हैं हमको, कि बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा उनका है। पहली बार सरकार इसमें आगे आ रही है तो उन्होंने उत्साह दिखाया कि सरकारी योजना के से अगर आएंगे तो हम पहली प्राथमिकता सरकार को देंगे। सरकार की तरफ से कौन सी एजेंसी डील करेगी सर? पहले एक ओवरसीज ब्यूरो होता था, और ओवरसीज जो सेल है वो हमारा जो पहले था उसी को भी रिवाइव करेंगे, और फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो रहेगा। स्किलिंग सारी रहेगी स्किल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, लेकिन प्लेसमेंट का सारा जो एजेंसी के नाते काम करेंगे वो जो सेल का नाम क्या है उसका? हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल। वो सेल अब फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगा। सीएम साहब, जो ग्लोबल सिटी में जो हम इन्वेस्टमेंट की 1 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, हम एक केवल जमीन जो हमारी HSADC की है उसको ऑक्शन के माध्यम से सोच रहे हैं? नहीं, तो जमीन ही जाएगी, बाकी हमारी जमीन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो जो आएगी उस इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट का भी लाभ वो निश्चित रूप से होता ही है स्टेट को। सब टोटल इन्वेस्टमेंट जो वो बनाएंगे, बनाने के बाद वो 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। जमीन का तो 1,000 एकड़ है, कोई उसका 1 लाख करोड़ रुपया तो जमीन का नहीं होने वाला। जमीन का पैसा तो कम रहेगा। HSADC को जमीन के पैसे मिलेंगे, वो तो जमीन के मिलेंगे, वो करेंगे, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। आज कोई इंडस्ट्री आके लगाता है तो इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्री में, सरकार कुछ नहीं करती उसमें, लेकिन वो पैसा यहाँ के लगाता है तो वो स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, वो स्टेट की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, अंदर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। आज कोई आदमी इंडस्ट्री लगाता है, जैसे मारुति ने इंडस्ट्री लगाई है खरखोदा में, तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं ने लगानी, उन्होंने जमीन में भी, मशीनरी में भी, बाकी सब उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो रनिंग क्या उसको बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट, वो सारी इन्वेस्टमेंट उन्हीं की होती है। तो इसलिए टोटल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। किस प्रकार का वो डेवलप करते हैं अपनी चीजों को, कैसी क्वालिटी होती है, कैसे लेवल की, वो करके फिर उनको बेचना भी है। तो बेचने के लिए किस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल के कस्टमर्स वहाँ आते हैं, मॉल्स बनेंगे, वहाँ कोई ऑफिस बनेंगे। एक आइकॉनिक बिल्डिंग का भी विषय है, जैसा बुर्ज खलीफा एक टावर है, संयोग से इस बार हमको मौका मिला 154th फ्लोर पर जाने का, हाईएस्ट लेवल है उनका जो अभी तक उन्होंने खोला है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 मीटर और ऊपर है, लेकिन वहाँ तक ही जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर रखा है। 154th हाईएस्ट जो फ्लोर है, लगभग 750 मीटर ऊंचाई तक। अब इस प्रकार का कोई एक टावर यहाँ वैसा ही बनता है, थोड़ा कम ऊंचाई का बनता है, या कोई और उसकी विशेषता होगी। जो हमारे प्लानिंग है वो उसमें कमर्शियल भी होगा, उसमें रेजिडेंशियल भी होगा, मिक्स लैंड यूज करके हम देंगे। 100 एकड़ बड़े से बड़ा प्लॉट, छोटे से छोटा 5 एकड़ की भी डिमांड आई है तो 5 एकड़, 20-25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, हर प्रकार की प्लॉटिंग करेंगे। और सर एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे कि सेंट्रल की कुछ यूनिवर्सिटीज रहेंगी? और यूनिवर्सिटी जो खोलना चाहेगा, हमने कहा मिक्स लैंड यूज किया है, अगर उनको यूनिवर्सिटी खोलनी है वो भी अपने तरीके से वो खोल सकेंगे। हमने बहुत फ्रीडम दी है उनको कि बढ़िया से बढ़िया डेवलपमेंट करो, बढ़िया से बढ़िया ग्रुप आए। कोई उनको, ये आम पब्लिक के लिए शायद उतना नहीं होगा जितना ग्लोबल सिटी का एक व्याप है, वो एक उस क्लास के लिए होगा कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को जो हैंडल भी करते हैं। एक इंटरनेशनल सिटी होगी। सीएम साहब,
दुबई में जैसे यूएई की बात करते हैं तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट का आता है। दुबई में दुनिया भर का टूरिस्ट जाता है और दुबई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये तय करता है कि हमारे यहाँ जो भी बिल्डिंग होगी, जैसे आपने बुर्ज खलीफा का भी नाम लिया, वो वर्ल्ड में कहीं और वैसी टेक्निक या वैसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ उनकी योजना रही है। 2000 एकड़ के अंदर जो उनकी शरजाह के अंदर जंगल सफारी है, जब हम 10,000 एकड़ को बनाने की बात करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, तो उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा? मतलब उसको लगभग उस तरीके का। देखिए, टूरिस्ट जो होता है वो अपने स्थान के लिए खुद तय करता है मुझे कहाँ जाना है। आज हम में से भी कोई टूरिस्ट के लिए टूरिज्म के नाते से टूरिस्ट बन के जाता है तो उसको देश में कहाँ जाना है, दुनिया में कहाँ जाना है, उसको धार्मिक टूरिज्म में जाना है कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए जाना है कि उसको मानो फॉरेस्ट में जाना है, उसको कहाँ जाना है, ये उसका अपना होता है। एक कंपटीशन में एक चीज यहाँ खड़ी होगी तो देश दुनिया में आज जितनी सफारीज है, सफारी में जाने वाला अपने टाइप का एक टूरिज्म है, वो जब जाएंगे तो उनको एक अवसर मिलेगा दिल्ली का, तो उसका वो अपने आप, ये तो एक टूरिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इसकी व्यक्ति की वैसी नेसेसिटी है कि जैसे रोटी कपड़ा मकान की नेसेसिटी होती है, ये उसके एंटरटेनमेंट की चीज होती है, उसके ज्ञान वर्धन की चीज होती है, उसकी उत्सुकता की एक चीज होती है। तो इसलिए टूरिज्म तो तब बढ़ता है जब अच्छी चीज उसको पेश करते हैं। आज चंडीगढ़ में अगर कोई रोज गार्डन में जाता है तो वो टूरिस्ट ही है, वो अपने घर में रह के भी रह सकता है, लेकिन वो रोज गार्डन जाता है, वो रॉक गार्डन जाता है, वो पिंजौर में जाता है। 10,000 एकड़ के अंदर बनाने वाली जो चीज है सचमुच सुनने में ही बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, इसीलिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बहुत बड़ी चीज है ये। जो चीज 5,000 एकड़ नहीं बन सकती थी या 7,000, इसमें केंद्र सरकार से जो कंपनसेशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा है? अभी वो सारी चीजें वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन जो खर्च 2,000 करोड़ इससे ज्यादा ही होगा। सर, आपने कहा कि एक ऑर्डर मिला है 14 आवर्स में, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एक हाउस कीपिंग मांगा है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन सरकार का फोकस है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। पासपोर्ट एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पासपोर्ट हम बनवा के देंगे। हमने तो कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे कॉलेज से चाहे यूनिवर्सिटी से एक पोर्टल बनाया है कि कोई भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका खर्च भी सरकार करेगी और उनको उनकी डिटेल्ड मार्कशीट जो होती है उसके साथ पासपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। और ये शायद पिछली बार हमने कुछ कराया भी है। HSIDC उस पूरे सिटी की डेवलपर है। डेवलपर माने जहाँ जो फैसिलिटेशन है वो HSIDC करेगी, रोड्स है, सीवरेज है, पानी है, बिजली है। बाकी तो जो प्लॉट लेने वाला जो भी डेवलपर है उस प्लॉट की डेवलपमेंट उसने करनी है। हमने तो उसको एक FAR, यूनिवर्सल FAR जो है, ग्लोबल FAR जिसको कहते हैं, वो 3 दिया है। 3 FAR का मतलब है कि अगर वो खाली जगह भी रखेगा उसका भी FAR अपनी बिल्डिंग में यूज करेगा। सर, आपका जो दुबई दौरा है इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट हरियाणा में हुआ था, लेकिन सरकार इवेंट मैनेजमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट तो पिछले 8 साल में हरियाणा में नहीं आई है। ये नहीं, उनको नहीं कहना ही अच्छा लगता है, हमें पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है हमारे यहाँ। यानी 5 लाख 5.5 लाख रोजगार इससे पिछले 8 साल में केवल उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर हुआ है। ये गुरुग्राम में इतने बड़े बड़े सारे सिस्टम खड़े हो गए हैं, इतनी इंडस्ट्री आ गई है, ये उस इन्वेस्टमेंट के कारण से ही आई है। कितनों को तो आपने देखा है, कितने हमारे यहाँ भी अभी भी जमीनें लोग खरीद रहे हैं। अब ये लुल्लू ग्रुप है, लुल्लू ग्रुप ने कहा कि हमने अपनी एक बहुत बड़ा बनाना है, हमको 15-20 हम किसी भी कीमत पर यहाँ खरीदेंगे, अब वो खरीदेंगे। ऐसे ही एक हिंद टर्मिनल्स वाले, उन्होंने भी रेवाड़ी में जगह खरीद ली है। उनके 2 प्रोजेक्ट पहले चल रहे हैं, एक पलवल में उनकी इन्वेस्टमेंट अभी आई है, इसी हमारे कार्यकाल में आई है। कुरुक्षेत्र का तो CLU आज हमने 8 दिन पहले दिया है। 8 दिन पहले क्या, जब पहला ट्रिप था 28 तारीख का, 28-29 का, तो 28 तारीख को हमको मिले हिंद टर्मिनल वाले। वो कहने लगे हमने वहाँ जमीन भी खरीद ली है, हमको CLU नहीं मिल रहा। उन्होंने बात थी कि यहाँ के CLU क्यों नहीं दिया भाई। वो कहने लगे इनका जो रास्ता है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, हमारी पॉलिसी रास्ते में बड़ी है। मैंने कहा भी अगर छोटा है तो इन्होंने काम चलाना अपना छोटे से भी चला लेंगे, आप इनको इनकी जो छूट देते हुए और इनको हम रास्ता दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कि आप करें तो दे ही सकते हैं। मैंने उनको 3 दिन का वायदा किया, भाई 3 दिन में आपको CLU मिल जाएगा। मैं वहां से वापस आया, आने से पहले ही हमारे यहाँ के अधिकारियों ने उनको CLU भेज दिया। इस बार वो स्पेशली थैंक करने के लिए आए कि आपने 3 दिन कहा था, 24 घंटे के अंदर CLU मिल गया हमको। इसमें तो सर नॉर्म्स में बदलाव करना पड़ेगा और लोग भी मांगे ना। उसके बाद 2 कंपनियां और
जो इसी कारण से रुकी हुई थी कि हमारे यहाँ प्लॉट का रास्ता कम है, उन्होंने अप्लाई कर दिया COD के लिए। भाई इंडस्ट्री अगर आती है, अब अगर थोड़ा रास्ता कहीं अगर 32 फुट हमने मांगा, वो कहते हैं हमारे पास 26 फीट है, 32 फुट नहीं है। अब जब तक 32 फुट नहीं होगा, जमीन उनको मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई आज 26 फुट से काम चला लो, बाद में 6 फुट 10 फुट चौड़ा करना तो जमीन खरीद लेना, बाद में किसानों से खरीदनी है, हम तो जमीन देंगे नहीं। और नहीं तो 26 मिनट में बड़ा 26 काम चलाएंगे। आ गई है तो फिर आदमपुर चुनाव की भी बात होगी। अभी करते हैं, अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। इससे पहले KMP के आजू बाजू भी 5 शहर बसाने की बात हुई थी, तो उसका काम कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि लगातार पिछली सरकार के दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नहीं, वो बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स हैं और उसके लिए भी जमीन की भी आवश्यकता है। हमने 3 पॉलिसीज, उसकी 2 तो बन गई है, 1 पॉलिसी और बनानी है। ये बात आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हम जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। एक्विजिशन का खेल ये कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और बहुत गलत तरीके से फंसा के गए, वो हमको, स्टेट को फंसाया। हमारे कार्यकाल में ही कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कोर्ट्स ने दी, वो तो हमने फिर उसमें एक धारा ऐसी बनाई कि अगर अनवायबल होगी तो हम वापस कर देंगे। उसके बाद कोर्ट भी टिक गए कि अब यहाँ अनाउंसमेंट देने का फायदा नहीं है, इसलिए हमने 1-2 जमीनें वापस भी की हैं। तब लोगों का भी प्रेशर कम हुआ कि कोर्ट के माध्यम से अनाउंसमेंट, आखिर अनाउंसमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से ही आएगा, कंज्यूमर है उससे आएगा, वो रुका। अब उन्हें एक पॉलिसी बनाई है, ई-भूमि की पॉलिसी। ई-भूमि पोर्टल पर हम अपनी डिमांड डालते हैं, सामने वाले जिनकी ज़मीन होती है वो अपना ऑफर डालते हैं और उसमें हजारों करोड़ के लगभग, हजारों एकड़ के लगभग हमने ज़मीनें खरीदी हैं पिछले 5 साल में। ऐसा कि नहीं खरीदी हैं, और कोई झमेला झगड़ा नहीं होता। इसके बाद हमने पूलिंग पॉलिसी इसको फाइनल कर दिया है कि प्रोजेक्ट में इतनी जो ज़मीन का शेयर वो पूलिंग पॉलिसी में आपको दे देंगे, ज़मीन आपसे लेंगे, हम डेवलप करेंगे, कोई उसके अंदर झगड़ा नहीं होता। एक तीसरी पॉलिसी और लाएंगे, वो है पार्टनरशिप पॉलिसी, कि हम इस प्रोजेक्ट में आपको पार्टनर बनाएंगे। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो शेयरिंग बेसिस इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी का होगा, उस नाते से शेयरिंग किसान को भी देंगे। तीनों में से किसी पॉलिसी में आए तो ऐसी पॉलिसी लागू अब बनी है, हम इसको ऑफर करेंगे और उसके लिए एक एरिया ज़मीन मिलती जाएगी, उसको चालू करेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि ये हमारी ग्लोबल सिटी है, ये उसी प्रकार का एक बड़ी सिटी का एक प्रारूप है। एक सिटी के लिए हम काम कर रहे हैं तो अनुभव भी हो जाएगा, इसके बाद बाकी सिटीज को भी देखेंगे। सर, 5.5 लाख रोजगार मिल गए हैं ये इन्वेस्टमेंट के बाद, जो हमने गुरुग्राम में किया था इन्वेस्टमेंट समिट, तो इन्वेस्ट का भी तो होगा, वहाँ पर कितनी इन्वेस्ट होगी? 1 लाख करोड़ हो गया या 5 लाख? हाँ, मिल जाएगा, डाटा आपको देंगे। सर, एक मेडन फार्मास्यूटिकल है, सोनीपत में है और जगह पे भी है, बद्दी में भी है। ये जाम्बिया में बच्चों की दवाई सप्लाई करती थी, उसकी दवाई से 66 बच्चे मरे हैं और WHO ने शायद हरियाणा सरकार को भी इसको बंद करने के लिए, उसकी प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए करा है कि प्रिस्क्राइब किया कि बच्चों को ये दवाई ना दी जाए, दवाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी में भी उन्होंने कहा है। आप हरियाणा सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाए? देखिए, ये विषय हरियाणा सरकार का इतना नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोई बात होती है तो सबसे पहले भारत सरकार डील करती है उसको, तो इसलिए जो भी कुछ डील करेंगे वो डील करेंगे। हमें तो अभी इस बात का कोई भी जानकारी नहीं है कि वास्तव में कोई घटना इस प्रकार की उसी दवाई के कारण से हुई, किसी और कारण से हुई, या आजकल भारत सरकार के पीछे भी, भारत देश के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं बदनाम करने के लिए, कुछ किला ठोक दिया हो, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। भारत सरकार जो भी कुछ करेगी हम सहयोग करेंगे। ऐसा कोई डेटा है कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अभी कितने किसानों ने उसमें अपनी जो फसल खराब है उसका जिक्र किया है और कितने एकड़ या उसकी जो फसल है? ये सीएम साहब को पता बताएंगे सारा। जब हम गए थे दुबई में, उसके पहले तकरीबन 1 लाख किसान, 1,02,000 किसान ने रजिस्टर कर लिया था और 3.5 लाख एकड़ किया। अभी आके रिवाइज आंकड़े ले। सर, आपके अभी तक के कार्यकाल तक कितना विदेशी पूंजी जो निवेश हुआ है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने समिट किया, ये बात ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट जहाँ जहाँ जिस भी प्रदेश में होती है वो 10 से 15% उसमें मैच्योर होता है। MOUs होना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए करार नहीं होता। MOU तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कहता है कि मेरी ये इच्छा है, बाद में उसको अपने DPR बनानी होती है, उसको अपने फैसिलिटीज देखनी होती है, उसकी अपनी क्षमता देखनी होती है, फिर वो MOU यहाँ भी करता है, वो MOU कहीं और जाके भी करता है, प्राथमिकता उसकी बदलती रहती है। लेकिन 10 से 15% जो है वो MOU जो है वो मैच्योर होते हैं। हमने उस समय कहा था कि 5 लाख करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट यानी MOUs हुए हैं, और मैं निश्चित मानता हूं कि 1 लाख करोड़ से ऊपर
इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया होगा। तो आंकड़े ठीक से उसके कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे। सीएम साहब, इसके लिए क्या कोई टाइम फ्रेम सेट किया सरकार ने, जिससे 1 साल बाद हम पूछ सके सरकार से फिर कि क्या अचीवमेंट थे प्रोजेक्ट गुड़गांव प्रोजेक्ट वाले? मैंने बताया ना कि नवंबर के अंदर इसकी ऑक्शन हो जाएगी शुरू। उसका 1/4 एरिया ऑक्शन करेंगे, बाकी 2 फेज 3 फेज और बनाएंगे। और ये चीजें एक दिन में नहीं बनती। गुरुग्राम को आप देखें 2005 में इसकी सड़कें बननी शुरू हुई थी, आज 2022 में अभी भी प्रोग्रेस में चल रही है। ये जब शहर बसते हैं तो कोई एक यूनिट नहीं होता कि उसका एक टाइमलाइन प्रेस्क्राइब कर सकें कि उस दिन उसका शिलान्यास होगा और उस दिन उसका उद्घाटन हो जाएगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की एक सिटी है, तो ये और करने वाले हमारा काम है उसको डेवलप करना, उसको ऑक्शन पर डालना। सामने वाले उसको लेने के बाद उनकी भी अपनी प्लानिंग होती है कब तक वो करें। पंचायत चुनाव का इंतजाम हमने अपनी ओर से चुनाव आयोग को सारी तैयारी करके दे दी। अब चुनाव आयोग को घोषणा करनी है, वो कब करें उनका काम है। ये जो लुलु मॉल था जी, ये दुबई का ही पार्ट है, वहीं पे मुलाकात। इनके जो मालिक हैं वो केरल के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दुबई में है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की ये कंपनी है तो वहीं से सारे देशों में काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। इनके मेवात में भी एक प्रोजेक्ट है, एक वो मॉल जो उन्होंने 15-20 एकड़ का बनाने की बात कही है वो गुरुग्राम में बनाने की बात कही है। लखनऊ में खोला है, अभी बड़ा मॉल खोला उन्होंने। कोचिन का तो सबसे बड़ा। हाँ, तो इसलिए सारे देश में काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं ये। हाँ। देखिए, पीपीपी के मामले कट गए ऐसा एक शब्द कहना ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि पिछले साल भर में लगभग 2 लाख लोगों की डेथ के कारण से कटी है। अब आंकड़ा 2 भी कटने में ही आता है। अब डेथ के कारण से उसकी डिसकंटिन्यू हुई है, डिसकंटिन्यू होनी होगी कि नहीं होगी। अब ये है, पहले कई महीने बाद पता लगता था, बैंक में पेंशन जाती रहती थी। जब बैंक वाले कहते थे यहाँ अब निकालने वाला कोई नहीं है उसके, क्योंकि आधार से निकल सकती वैसे निकलती नहीं थी, हर 3 महीने बाद उनको बैंक में जाकर उपस्थित भी होना पड़ता था। अब डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन साथ साथ होती है। जैसे ही डेथ हुई, रजिस्ट्रेशन हुई, अगले महीने से वो डिस्कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसको घोस्ट बेनिफिशियरी कहना चाहिए, वो उसका लाभ ले रहे थे, वो भी परिवार पहचान पत्र बनने के बाद पहचान हो गई तो इसलिए बंद हुए ही हुए। साथ में अब ऑटोमेटिक नई पेंशन बन रही है। अब तो 60 साल का व्यक्ति होता है, उससे 1 महीना पहले डिपार्टमेंट का व्यक्ति जाता है, एक कंसेंट लेटर साइन कराता है कि हाँ आपको पेंशन चाहिए। अब जिसको नहीं चाहिए उसको भी देने का उपयोग नहीं है, तो एक फॉर्मेलिटी है, साइन कराते हैं, 60 साल का होने के अगले महीने से उसको पेंशन चालू हो जाती है। अब उसको धक्के नहीं खाने पड़ते कहीं भी। और ये भी पिछले 1 महीने में 5,500 पेंशन तो इस प्रकार की बनी है। कुल अभी तक सर पिछले 4 महीने में 12,763 पेंशन, 4 महीने में 12,500 पेंशन बनी है ऑटोमेटिकली। पीपी तो इतना बढ़िया, इसमें इतने डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही बना है, खाऊंगा कोई तो कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि अथॉरिटीज है। तो जो लोग जिंदा हैं उनकी वो मरे हुआ कैसे चल गया? देखिए, हाँ नहीं देखिए, हाँ बताएंगे पीसीएम, थोड़ा गड़बड़ हुई है उसमें, उसको हम स्वीकार करते हैं। कुछ लोग थे जो पीपीपी में नहीं थे लेकिन पेंशन प्राप्त कर रहे थे, तो उन लोगों की चेकिंग कराने के लिए हमने सक्षम युवा को लगवाया। उसमें कुछ जिलों में ये सक्षम युवाओं ने गलत तस्दीक कराई, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमने सक्षम युवा के माध्यम से इसकी चेकिंग की प्रक्रिया बंद करा दी, और हमें यही देखना था कि जो पीपीपी में उनका तो डेटा आ गया हमारे पास, लेकिन जो पीपीपी में नहीं है और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको तो हमने देखना था कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि घोस्ट है। तो उस चेकिंग के टाइम में कुछ का मरे हुए सक्षम युवा ने रिपोर्ट कर लिया था, वो प्रक्रिया ठीक कर दी, आगे व्यवस्था। तो हमारे पास ऐसे कितने पेंशनर हैं जिनका पीपीपी में डाटा नहीं है? अभी पीपीपी में जो डाटा बुढ़ापा पेंशन लेने वालों की है वो तकरीबन 80,000 की है, बट मोस्टली इसमें डेड है। इसमें ये देखे बहुत थोड़े लोग हैं जो अलाइव थे, मोस्टली डेड। सीएम साहब, ये इन्वेस्टर्स के बुलाने के लिए जैसे आपका 2 दिन का या 3.5 दिन का जो विजिट था, इसमें क्या जैसे लुलु ग्रुप हो गया या सुल्तान स्वयं साहब हो गए, इनमें से किसी में आने की, बहुत जल्दी आने की इच्छा? मैंने बताया ना, लुलु ग्रुप ने तो कह दिया कि जैसे ऑक्शन होगी वो 15-20 एकड़ का प्लॉट लेंगे। हिंद टर्मिनल ने रेवाड़ी में एक अपना, इस सिटी में नहीं, वो उन्होंने पहले से ही ले रखा है,
उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जल्दी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ इंडस्ट्री अपनी लगाएंगे। और इसी हिंद टर्मिनल का ही जो एक कुरुक्षेत्र में खोरी गांव में रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने जमीन ले रही है, जिसका CLU ने बताया कि विदिन 1 डे 24 आवर्स उनको CLU मिला, जबकि मैंने कमिट उनको 72 आवर्स किया था। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है। बातचीत के बाद उसके आगे विषय बढ़ते हैं। जब हम नवंबर में ऑक्शन करेंगे उस समय सबको इनवाइट करेंगे, कितने आएंगे, ऑनलाइन वो ऑक्शन होगी, अपने स्थान पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो ये चीजें कोई एक आदमी किसी करार नहीं, ये तो जनरल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल वहाँ मीटिंग्स होती हैं। 1-to-1 मीटिंग्स भी जिनसे हुई उन्होंने सबने रुचि दिखाई कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप चालू करिए, हम उसके तरह आए। सर पीपीपी जो पोर्टल है इसमें विकल्प है वो करने का, अपडेट करने का, कोई भी अगर करना चाहे अपडेशन करना चाहे? इसमें 2 तरीके विकल्प है। पहला विकल्प तो है कि पीपीपी में डेटा ही वो समझते हैं कुछ गलत चढ़ गई है, तो उसको हम करेक्शन मॉड्यूल कहते हैं। मेरा परिवार.haryana.gov.in जा सकते हैं, वहां पर वो करेक्शन दिखती है, दुरुस्ती, वो क्लिक करेंगे तो फिर अपना डाल देंगे अपने आप, तो फिर वो दुरुस्ती वाली चली जाती है, वो ADC लेवल तक जाती है और क्लियर होती है। दूसरा है कि सर्विस डिनाइल के कारण, यानी मेरा कार्ड था, BPL का कार्ड था, या मेरा पेंशन हो रहा था, पेंशन कट गई, उसको तब तक पता ही नहीं कि क्यों कटी है। तो उसके लिए दूसरा विकल्प है जिसको हम कहते हैं ग्रीवांस पोर्टल। तो वहां जाके डालेगा तो वहां पर जैसे वो PPP डालता है उसको बता दिया जाएगा कि किस कारण कटी है। तो वहां वो कैसे माने कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा है आपने, या मेरे को आपने मृत डिक्लेयर किया, मैं मृत नहीं हूँ, तो वहां फिर एक ग्रीवांस करेक्शन की हो जाती है। ये दोनों तकरीबन ठीक से चल रही हैं। अगर उसकी जो डैशबोर्ड है ये तो हम पब्लिक भी कर सकते हैं, ताकि आप भी देख सकते हो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने की दुरुस्ती हो रही है, कितना करेक्शन। बोलिए। बात ये ज्वाइनिंग इस्तीफा ये नॉर्मल रूटीन का काम है, इसमें क्या आपका प्रश्न है? ये तो बहुत लोग अपनी नहीं, देखिए ये एक हर किसी की अपनी व्यक्तिगत योजना होती है। अब आप भी फ्री हैं, कहीं भी जाओ, कहीं इस्तीफा दो, कहीं ज्वाइन करो, कोई भी फ्री होता है। इस्तीफे तक तो कोई दिक्कत नहीं की, सोशल मीडिया में खबरें चलती है कि आपने निकाल। सोशल मीडिया तो आप ही लोगों के माध्यम से चलता है। सोशल मीडिया को करेक्शन, क्योंकि आपसी बड़ा मामला है, इसलिए किसी से नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हर परिवार की अपनी, हर आदमी की अपनी योजना होती है। अपनी योजना से मानो कोई आदमी अपने इनएबिलिटी शो करता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना, ये करना है, अपने यहाँ इस चीज़ की फ्रीडम है। कोई वो सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि भी उनको 58 साल के बाद रिटायर होना है, इसलिए उनकी अपनी व्यस्तताएं थी, उनका शारीरिक कुछ कारण थे, उन्होंने कहा कि मैं टाइम पूरा नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार कर लिया। आदमपुर चुनाव ठीक है, बस मैं अब अंत में कॉन्फ्रेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, प्लीज इलेक्शन वाली विषय पे ठीक है। चलिए अब समापन करता हूं मैं कि अगला महीना वास्तव में तो अभी शुरू हो ही गया, ये त्योहारों का सीजन, पूरा त्योहारों का सीजन है। दशहरे की बिलेटेड बधाई, और अब करवा चौथ आएगी, अष्टमी आएगी, तो पहले से ही बधाई देता हूँ आपको। आजकल तो पुरुष भी लग गए। चलो मतलब ये सारे तो उस रेंज में है ही है, मैं तो बधाई दे रहा हूँ, उनसे ले थोड़ा ही रहा हूँ। और साथ में फिर दीपावली आएगी, धनतेरस आएगी, उसके बाद भैया दूज आएगी, और एक और आता है दीपावली, गोवर्धन पूजा आएगी। तो ये सारे जो त्योहार हैं सब इस एक महीने में नहीं, लेकिन सब इकट्ठे दे दिया जाए तो अच्छा रहता है। बधाई में तो साल भर में इतने दिन आते हैं, ये फादर्स डे है, ये मदर्स डे है, ये फूल्स डे है, ये फलाना डे है। मैं क्या करता था पहले, आज से कुछ साल पहले, ये 2007, 8, 10 की बात है, कि जनवरी के जो भी कोई पहला त्यौहार आता था, सामान्यतः 12 जनवरी आता था, वो यूथ डे होता है, तो मैं उस दिन साल भर के कोई 60-70 दिनों की बधाई उस दिन देता था।
चलिए अमित जी से बात करके करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे धन्यवाद। तो देखिए सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी अब यहां पर जो दुबई में काम हो रहा है वो काम अब दुबई में भी हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से दुबई में युवाओं के लिए भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। पक्षियों की करीब 180 प्रजातियां रखी जाएंगी। दुबई दौरे की सीएम मनोहर लाल ने तमाम जानकारी दी है। हरियाणा में निवेश का विदेशी निवेशकों ने उत्साह देखा है। जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि सीएम मनोहर लाल निवेशकों से बातचीत करते हुए नजर आए थे, उसको लेकर पूरी जानकारी दी। दुबई सरकार का ग्रुप हिसार में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि अब जो युवा हैं उनके लिए बेहतर जो संसाधन है वो यहाँ पर नजर आएंगे। दुबई अपने आप में रियल एस्टेट है। दुबई में सभी ग्रुप के लोगों में भारी उत्साह देखा भी गया। मंडियों में धान खरीद शुरू हो चुकी है और सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि धान और बाजरा की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि 4 अक्टूबर तक की बात भी सीएम मनोहर लाल ने कही कि 11 लाख के करीब जो खरीद है वो हो भी चुकी है और मंडियों में जो धान की फसल है वो आनी भी शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बना दिया गया है, यानी कि इस पोर्टल में अब आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किसानों की जो फसल है उसमें कितने का नुकसान हुआ है, मुआवजा कितना मिला है। जो अधिकारी है वो इस रिपोर्ट को देखेंगे।